जब भी किसी फील्ड में दो पावरफुल कंपनीज आमने सामने होती है तब लोग अपने आप ही अपने फेवरेट बना लेते हैं। चाहे हम बात करें कोक वर्सेस पेप्सी, एप्पल वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट या कोलगेट वर्सेस पतंजलि की, लोग हमेशा किसी एक साइड होते हैं और वो अपनी चॉइस को हमेशा डिफेंड करने के लिए रेडी रहते हैं और इन चीजों में सुपर हीरो फैंस पीछे नहीं हैं। अब आए दिन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट्स में मार्वल वर्सेस डीसी डिबेट देखना आम बात हो गई है। तो क्यों ना अब आपको डिबेट के लिए और अच्छे पॉइंट्स दिए जाएं। तो गाइस, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करेंगे मार्वल वर्सेस डीसी के बारे में कि कौन सी फ्रेंचाइजी कहां स्टैंड करती है और क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्स क्रिएशन की। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU शुरू हुआ 2008 में, जबकि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स यानी DCEU शुरू हुआ 2013 में। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि 2005, 2008 और 2012 में आई डार्क नाइट ट्रिलॉजी का क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि उस सक्सेसफुल ट्रिलॉजी की वजह से ही डीसी को अपने यूनिवर्स को शुरू करने के लिए 2013 तक का वेट करना पड़ा। क्रिस्टोफर नोलन ने इस ट्रिलॉजी को ऐसे बनाया था कि इसमें सुपरमैन, वंडर वुमन या ग्रीन लैंटर्न को इंट्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल था और जब तक DCEU ने अपनी यूनिवर्स की पहली मूवी निकाली तब तक मार्वल का फेज 1 खत्म भी हो चुका था। अब बात करते हैं टोटल प्रोजेक्ट्स की। MCU की अभी तक 16 मूवीज और 8 से भी ज्यादा टीवी सीरीज आ चुके हैं, जबकि DCEU की अभी तक 4 मूवीज ही आई हैं। अगर मूवीज की बात करें तो मार्वल ने बहुत आराम से एक एक करके अपने मेन कैरेक्टर्स के ऊपर मूवी बनाई, जिनसे उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ। पर जब 2012 की द एवेंजर्स रिलीज हुई तब हर कोई समझ गया कि मार्वल बस अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहा था और ये एक बहुत स्मार्ट मूव साबित हुआ मार्वल के लिए, जिसके साथ साथ सेम यूनिवर्स में ही कई सक्सेसफुल टीवी सीरीज भी लॉन्च हुए। पर डीसी के साथ एक प्रॉब्लम आ गई। डीसी ने अपने टीवी शोज को अलग यूनिवर्स में रखा जो कि बहुत हिट भी हुए, पर इस वजह से फैंस में मल्टीवर्स को लेकर कंफ्यूजन आ गई और ये कंफ्यूजन तब दूर हुई जब फैंस को ये बात पता चली कि टीवी का फ्लैश और मूवी का फ्लैश अलग अलग होगा। पर ये चीज डीसी के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुई। अब इस बात पर नजर डालते हैं कि दोनों स्टूडियोज का मोटिव क्या है। मार्वल स्टूडियोज की मूवीज में हीरोज बुरे विलन्स की पिटाई करते हैं और साथ ही साथ जोक्स भी मारते हैं, जबकि DCEU के हीरोज भी विलन्स की पिटाई करते हैं, पर चीजों को रियलिस्टिक रखने की वजह से उनका टोन बहुत डार्क रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैन ऑफ स्टील में हुई तबाही की वजह से बैटमैन और गवर्नमेंट ने सुपरमैन को कहीं ना कहीं जवाब के लिए आगे बुलाया, पर मार्वल में ऐसा नहीं हुआ। न्यूयॉर्क के हमले के बाद, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में ट्रिस्केलियन के गिरने के बाद और सुकोविया के लो हाइट मीटियोर बनने के बाद जाके गवर्नमेंट एवेंजर्स से पूछने आए कि तुम लोग किससे पूछ के ये सब कर रहे हो। ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं थी। पर मार्वल अपनी मूवी का टोन बहुत लाइट रखता है, पर ज्यादातर क्राउड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर रिसेंटली सिविल वॉर में कुछ चेंजेस आए और टोन थोड़ा डार्क हुआ। दूसरी तरफ फैंस को डीसी से ये शिकायत है कि उनकी मूवी ओवरली डार्क रहती है, पर नजारा वंडर वुमन में थोड़ा बदल गया। वंडर वुमन ने सेमी लाइट टोन रखते हुए फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। मार्वल स्टूडियोज के सारे बड़े फैसले केविन फाइगी करते हैं, जिससे डायरेक्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो उनके फ्लो के साथ चलते हैं। पर डीसी के डायरेक्टर्स जैसे जैक स्नाइडर और डेविड आयर अपने काम को ज्यादा पर्सनल लेते हैं और अपने विजुअल स्टाइल को फॉलो करते हैं। मार्वल स्टूडियोज के पास एक स्टोरी बोर्ड रेडी है, जिनको देखते हुए डायरेक्टर्स को अपने प्रोजेक्ट्स को सेट करना पड़ता है। ये एक बड़े प्रोजेक्ट जैसा है जिसे कई सारे डायरेक्टर्स माइक्रो मैनेज करते हैं, पर हर डायरेक्टर इससे सहमति नहीं रखता। जब बेबी ड्राइवर के डायरेक्टर एडगर राइट को एंटमैन डायरेक्ट करने के लिए इनवाइट किया गया तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से एंटमैन पूरे सिनेरियो में कहीं फिट नहीं बैठ रहा था। दूसरी तरफ डीसी इस बात को लेकर स्ट्रगल कर रहा है कि उनकी मूवी को डायरेक्ट करने वाला हर डायरेक्टर अपने काम को स्ट्रॉन्ग और पर्सनली हैंडल कर रहे हैं, जो कि सिंगल मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है, पर इससे सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिट होने में प्रॉब्लम होती है। अब टैलेंट की बात करते हैं। मार्वल स्टूडियोज की जब भी बात होती है तब रॉबर्ट डाउनी जूनियर का नाम सामने आता है और अभी फिलहाल डीसी को लीड कर रही हैं गैल गैडोट। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मार्वल स्टूडियोज को इतनी ऊंचाई तक लेके आने में सबसे बड़ा योगदान रॉबर्ट डाउनी जूनियर का है। इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत उन्हीं से हुई। यहाँ तक कि अब फैंस के लिए किसी और को टोनी स्टार्क की जगह देखना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ फिलहाल डीसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं गैल गैडोट। उनकी वंडर वुमन मूवी को डीसी की आयरन मैन कहा जा रहा है, पर अगर ओवरऑल टैलेंट गिने तो दोनों स्टूडियोज कहीं पीछे नहीं हैं। इन दोनों के पास ही ऑस्कर विनिंग एक्टर्स हैं, जो कि ऑलरेडी अपने टैलेंट की मिसाल दे चुके हैं। तो अब ये देखते हैं कि फिलहाल दोनों स्टूडियोज की मेन प्रॉब्लम क्या है। मार्वल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मार्वल के पास उनके हर कैरेक्टर के राइट्स नहीं हैं, और डीसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास राइट्स होते हुए भी उनके प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन या स्क्रिप्ट्स बदले जा रहे हैं। डीसी ने शुरू में सबको ये बताया कि उनकी आने वाली बैटमैन मूवी को बेन एफ्लेक डायरेक्ट करेंगे, पर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के रिस्पांस के बाद
बेन एफ्लेक ने इस मूवी को डायरेक्ट करने से मना कर दिया। फिर जब न्यू डायरेक्टर को असाइन किया गया तब नए डायरेक्टर ने पहली वाली स्क्रिप्ट को ही ड्रॉप कर दिया। ऊपर से डीसी की आने वाली कई सारी मूवीज अभी भी अनसर्टेन है, जो कि वो अनाउंस भी कर चुके हैं। पर मार्वल को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। मार्वल की सबसे बड़ी परेशानी है उनके गरीबी के टाइम बेचे हुए राइट्स। पर मार्वल धीरे धीरे पकड़ बना रहा है। रिसेंटली सोनी के साथ स्पाइडरमैन की डील को देखते हुए फैंस में इस बात की उम्मीद जाग गई है कि कभी ना कभी मार्वल फॉक्स के साथ भी कोई ऐसी डील कर ही लेगा। अब बात करते हैं पैसों की। डिज्नी ने मार्वल को पूरी छूट दे रखी है पैसों की, क्योंकि इन मूवीज से डिज्नी को कई तरीकों से फायदा होता है। दूसरी तरफ वार्नर ब्रोस ऑलरेडी फिल्म बिजनेस में सेटल्ड है, जिसकी वजह से डीसी को भी पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसों की दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो और डिज्नी को मार्वल ओन करने से बहुत फायदा हुआ है। मूवी की रेवेन्यू के साथ साथ डिज्नी थीम पार्क और मर्चेंडाइज में भी बहुत कमा जाती है। और वार्नर ब्रोस को डीसी की तरफ से कॉमिक्स, टॉयज और गेम्स से भी बहुत फायदा होता है। तो अब जानते हैं इन स्टूडियोज को खतरा किस बात का है। मार्वल को खतरा इस बात का है कि कहीं फैंस क्रॉस प्लेटफॉर्म सुपर हीरो मूवी से थक ना जाएं, जिससे उनकी एसेंस ना खो जाए। और डीसी को खतरा है कि उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स का सपना ही ना रह जाए। ये खतरे बड़े हैं। मार्वल अपनी कई मूवी से धमाका मचा चुका है, पर ये इफेक्ट धीरे धीरे फेड हो रहा है। और ऐसा तब दिखा जब एज ऑफ अल्ट्रॉन पहली एवेंजर मूवी को क्रॉस नहीं कर पाई। पर फिलहाल सिविल वॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज ने मार्वल में उम्मीद कायम रख रखी है। दूसरी तरफ डीसी को अपने पैर जमाने की जरूरत है, क्योंकि फिलहाल वो मार्वल से बहुत पीछे हैं। पर उनकी उम्मीद बढ़ गई वंडर वुमन के सक्सेस से। डायरेक्टर पैटी जेनकिंस की वंडर वुमन रिसेंटली टॉप 5 सुपर हीरो मूवीज में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई है। अब बात करते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की। अब इस साल नवंबर में सुपर हीरो शोडाउन होगा, जब मार्वल की थॉर रैग्नारॉक और डीसी की जस्टिस लीग आमने सामने होगी। इस साल रिलीज हुई वंडर वुमन पहले ही डीसी का नाम रोशन कर चुकी है, पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 और स्पाइडरमैन होमकमिंग फैंस की नजरों में उतनी खरी नहीं उतरी। पर असली मुकाबला नवंबर में ही है, जहां मार्वल की इस साल की सबसे बड़ी मूवी थॉर रैग्नारॉक और डीसी की सबसे खास मूवी जस्टिस लीग आमने सामने होगी। इन दोनों मूवी को खास बनाता है ये फैक्ट कि रैग्नारॉक में आखिरी इन्फिनिटी स्टोन रिवील होगा, जबकि जस्टिस लीग में मदर बॉक्स के बारे में पता चलेगा। तो ये दोनों मूवीज फैंस को सबसे ज्यादा एंटिसिपेट कर रही है। तो गाइज, इस वीडियो के साथ आपको आर्ग्यू करने के लिए और पॉइंट्स मिल गए हैं, पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये दोनों स्टूडियोज हमारे एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं, तो हमें इन दोनों को एंजॉय करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स आपकी फेवरेट है तो आप दूसरे को हेट करोगे, चाहे मार्वल हो या डीसी। मेरी तरह लास्ट रो की टिकट लें और पूरे मौज में मूवी देखें। तो गाइज, ये थे हमारी तरफ से मार्वल वर्सेस डीसी के ऊपर कुछ पॉइंट्स। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट पता चला है मार्वल वर्सेस डीसी के बारे में, तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये बताएं कि इन दोनों स्टूडियोज में से आपका फेवरेट सिनेमैटिक यूनिवर्स कौन सा है। ऊपर से लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज और हमारी वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस से फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।